Hello students, in this video we discussed about the Rajasthan Board Class 10th Science Chapter 1 Food and Human Health means भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम जानते हैं न्यूट्रिशन क्या है और पहले की कक्षाओं में हमने पढ़ा है टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद में हम बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या डिस्कशन करें तो हम इसमें एनर्जी कंपोनेंट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो कि हम कह सकते हैं शुगर है और स्टार्च है। प्रोटीन हमारी मसल्स गेन के लिए, हमारी बॉडी फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है और लिपिड भी एनर्जी का सोर्सेज है। अब इसी के साथ साथ कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम नॉन एनर्जी कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं जिनमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, डाइटरी फाइबर है और वाटर है। इन कंपोनेंट्स की अगर कोई कमी हो जाए हमारे बॉडी के अंदर तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज हमें हो जाती है। तो हम विटामिन मेल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और मिनरल मेल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। इसके बाद में हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो वाटर है, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर। तो हम यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम पोल्यूटेड वाटर के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक मैन जो प्रॉब्लम इन दिनों की चल रही है ओबेसिटी की, उसके बाद में हम ब्लड प्रेशर पर डिस्कशन करेंगे और फिर हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ इंटॉक्सिकेंट जो है चलन में है तो इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें हम गुटखा, टोबैको, अल्कोहल, ओपियम और उसके बाद में अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस या मिसयूज ऑफ मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में हम जो डिस्कशन करेंगे वो अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स पर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। Nutrition is the basis of life. Organism gets different types of nutrient from its surrounding atmosphere. These products by the process of digestion become part of the body and fulfill its different requirements. For maintaining good health, balanced diet is required. अब देखिए, हम जानते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारी लाइफ का बेसिस है। बिना इस न्यूट्रिशन के हमारी कोई भी बॉडी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी। जो फूड हम इंटेक करते हैं उसी फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है और इस न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है कि बैलेंस्ड डाइट हम लें। अब ये बैलेंस्ड डाइट क्या है? बैलेंस्ड डाइट में the body strong and it helps to increase the immunity power to fight against disease and it also helps to make the mind sharp and healthy. ये बैलेंस्ड डाइट ही हमारे जो ब्रेन को पावरफुल करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को पावरफुल करता है, हमारा माइंड शार्प हो सकता है, हमारी बॉडी हेल्थी होती है। इन द एब्सेंस ऑफ हेल्थी डाइट फटीग एंड डिफरेंट डिजीज में अकर। और अगर हेल्थी डाइट की अनुपस्थिति के अंदर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस इट हैज बीन नोन दैट फॉर द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर शुड बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी। अगर कोई व्यक्ति बैलेंस्ड डाइट नहीं लेता है तो देखिए उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, वह हर वक्त थका थका रहता है। यहाँ पर एक वर्ड आया फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान। ये एक्सपीरियंसेस कर लिया गया है कि ह्यूमन की लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए उसकी डाइट बहुत अच्छी होनी जरूरी है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर ये सब एक प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए। Balanced diet is one that contains all the essential nutrients. Deficiency or unavailability of any of the nutrient make the diet unbalanced. ये बैलेंस्ड डाइट ही है जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। अगर किसी भी डाइट में कोई भी न्यूट्रिएंट कम हो जाता है तो वह फूड जो है अनबैलेंस्ड डाइट कहलाता है। If one or more nutrients are unavailable for
a long period of time, then it is called malnutrition. और अगर कोई भी न्यूट्रिएंट किसी लंबे समय तक अगर कम रह जाए किसी इंडिविजुअल्स में, किसी व्यक्ति में, तो वह व्यक्ति कई बीमारियों से सफर करने लग जाता है और इसे ही हम कुपोषण, malnutrition यानी कि कुपोषण की कंडीशन कहते हैं. The effect of malnutrition can be seen on the body in many ways. Different components of nutrients fulfill different requirements of the body. Thus, it is clear that if any nutrient is absent in diet, then the corresponding work done by that nutrient will not be done. और ये malnutrition का बॉडी के ऊपर देखिए असर दिखने लग जाता है. अगर लंबे समय तक कोई पर्टिकुलर जो मिनरल, विटामिन या फिर प्रोटीन अगर कमी हो जाए फूड के अंदर, तो फिर बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं और उनके द्वारा जो वर्क किया जाने वाला है वो अफेक्टेड हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड. One of the main reasons for malnutrition in our country is that people do not get adequate amount of balanced food. Many examples can be found where, in due to bad habits, balanced food is not taken up properly and the person shows the symptoms of malnutrition. The effect of malnutrition manifests both in physical and mental weaknesses. Here we will discuss some of the important side effects of malnutrition. अब देखिए हमारी कंट्री के अंदर अगर हम बात करें तो मेलन्यूट्रिशन का सबसे बड़ा जो कारण है कि जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो जागरूक ही नहीं है. जब बैड हैबिट्स और पॉवर्टी के कारण बैलेंस डाइट नहीं ली जाती है तो फिर उस पर्सन के अंदर मेलन्यूट्रिशन के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं. ये सिम्टम्स फिजिकली भी हो सकते हैं और मेंटली भी हो सकते हैं. अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम कुछ सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. विटामिन मेलन्यूट्रिशन. सबसे पहले हम विटामिन कुपोषण या विटामिन मेलन्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. विटामिन आर ए वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ द फूड बट दे आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन हमारे फूड का बहुत ही माइन्यूट पार्ट है, लेकिन फिर भी हमारे फंक्शन के लिए, हमारे बॉडी की फंक्शन के लिए ये बहुत जरूरी होते हैं. क्लियर सिम्टम्स आर सीन इफ वन और मोर विटामिन आर एब्सेंट इन द डाइट. अगर हमारे डाइट के अंदर एक या एक से अधिक विटामिन की कमी हो जाए तो उसके सिम्टम्स हमें तुरंत दिखाई देने लग जाते हैं. The table given below shows different disease and their symptoms due to the deficiency of vitamins. नीचे एक टेबल के अंदर हम इन सिम्टम्स के बारे में, इन विटामिन और उससे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से देखिए नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, अनेबल टू सी एट नाइट और इन लाइट. नाइट ब्लाइंडनेस में रात के समय दिखाई नहीं देता है या फिर कम लाइट अगर होती है तो उस समय नहीं दिखाई देता है. थियामिन और विटामिन B1. थियामिन इज द scientific name of vitamin B1. Deficiency disease of vitamin B1 बेरी. और बेरी डिजीज का जो सिम्टम्स है, लो हार्ट बीट है, वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व्स. तो हमारी जो नर्व्स और मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं. नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं राइबोफ्लेविन. राइबोफ्लेविन इज द नेम ऑफ विटामिन B2. इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है उसे राइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं. राइबोफ्लेविनोसिस, रप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस. देखिए माउथ और लिप्स की जो साइड की स्किन है इसमें फटने लग जाती है और उसी के साथ साथ मेमोरी का लॉस स्टार्ट हो जाता है. नियासिन, विटामिन B3, पेलेग्रा. तो पेलेग्रा के जो सिम्टम्स हैं, अपीयरेंसेस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन. टंग के ऊपर और हमारे स्किन के ऊपर कुछ पपड़ी लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाती है, ड्राई स्केल्स निकलने लग जाते हैं. एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C और स्कर्वी, इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज है उसको हम स्कर्वी कहते हैं. ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, यानी हमारे गम्स से जो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है. अपीयरेंसेस
ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्किन, और इसी के साथ साथ हमारे स्किन के ऊपर स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट है कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल की डेफिशिएंसी से रिकेट्स नाम की डिजीज होती है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। बोन्स ऑफ लेग बैंड्स इनवर्ड बैंडिंग ऑफ नीज, इसके अंदर जो हमारे लेग्स की जो बोन्स हैं उनमें बैंडिंग हो जाती है, और हमारे जो नीज हैं वो उनमें भी बैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, due to poverty, people are unable to add protein in adequate amount in their food and becomes victims of malnutrition. गरीबी के कारण जो लोग हैं वो भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में जो ऐड नहीं कर पाते हैं, और इससे वो मेल न्यूट्रिशन के जो है शिकार हो जाते हैं, विक्टिम्स बन जाते हैं। यहाँ पर आप इस पिक के अंदर क्वाशियोरकोर डिजीज को देख पा रहे हो, और यहाँ पर आप मैरेस्मस को देख पा रहे हो। चीफली स्मॉल चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय इट, सामान्यतया जो छोटे बच्चे होते हैं इस प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, विक्टिम होते हैं। प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्रेग्नेंट वीमेन एंड एडोलसेंट्स, प्रेग्नेंट वीमेन और एडोलसेंट्स को प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज क्वाशियोरकोर डिजीज, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकोर नाम की डिजीज हो जाती है। चाइल्ड्स स्टमक स्वेल्स, लूज एपेटाइट, बिहेवियर बिकम्स इरिटेटिव, स्किन बिकम्स पेल, ब्लैक, ड्राई, स्पॉटी एंड स्टार्ट रप्चरिंग। क्वाशियोरकोर के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बच्चे का पेट फूल जाता है, उसकी जो भूख है वो खत्म हो जाती है या फिर भूख कम लगती है, उसका जो बिहेवियर है वो इरिटेटिव हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, स्किन उसकी है वो पीली, ड्राई, ब्लैकिश वाली हो जाती है, स्पॉटेड हो जाती है। In addition to protein, if nutrition lack adequate amount of energy, then body shrinks and become weak. Eyes sinks deep and becomes lusterless. This condition is termed as marasmus. अब देखिए हमारी डाइट में प्रोटीन के साथ साथ जो न्यूट्रिशनल वैल्यू और एनर्जी रिसोर्सेज भी अगर कम हो जाते हैं तो बॉडी है वो एक बार एकदम सूख करके पतली हो जाती है। जो आईज हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, लस्टरलेस यानी उसकी जो चमक नहीं रहती है, आईज हैं वो अंदर की तरफ धंस जाती है, और इस कंडीशन को ही हम मैरेस्मस कहते हैं। अगर फूड के अंदर प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाए तो जो डिजीज होती है वो मैरेस्मस है, और अगर खाली प्रोटीन की बात करें तो वो डिजीज क्वाशियोरकोर होती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं मिनरल मेल न्यूट्रिशन। अब देखिए मिनरल्स क्या हैं। मिनरल्स हमारे अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। ये एलिमेंट फॉर्मेट में हो सकते हैं, कंपाउंड फॉर्मेट में हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड देयर डेफिशिएंसी कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स इन द बॉडी। अब देखिए अलग अलग जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो कोई ना कोई डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में दिखने लग जाते हैं। एलिमेंट आयरन इज ए पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू पेलिंग ऑफ फेस ड्यू टू एनीमिया। कैल्शियम मैक्स बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड इट्स डेफिशिएंसी मैक्स बोन्स वीक एंड ब्रिटल। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन द एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड शोज डाउन एंड कॉजेज गॉइटर। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन काउंट है वो डाउन आ जाता है, और इसी के कारण जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो फेस जो है एकदम पेलिंग हो जाता है, यानी कि पीला पड़ जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, और इसी कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वहीं अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी जो बोन्स हैं वीक हो जाती हैं और ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल का मतलब जो बहुत जल्दी टूट जाती है। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और उसी के कारण जो है गॉइटर नाम की डिजीज होती है। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिनरल्स, उसके सोर्सेज और फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट सोडियम। अब देखिए जो सोडियम है वो कॉमन सॉल्ट, फिश, मीट, एग, मिल्क, इन सभी में हमें मिलता है।
सोडियम के अगर इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, यानी कि हमारा जो मसल्स हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्जेस, हमारे जो न्यूरल मैसेज होते हैं, न्यूरल चार्ज होते हैं, उनके ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, मेंटेनिंग बैलेंस, और बॉडी के इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ साथ जो बॉडी के बैलेंस को भी जो है बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज पोटेशियम। पोटेशियम जनरली सभी फूड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। पोटेशियम जो होता है वो भी कंट्रोल ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशंस ऑफ न्यूरल चार्जेस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, ऑपरेट्स डिफरेंट सेल्यूलर रिएक्शंस। ये भी जो है हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, न्यूरल इंपल्स को ट्रांसमिट करने के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, बॉडी बैलेंस में और सेल्यूलर एक्टिविटीज के अंदर काम में आता है। नेक्स्ट कैल्शियम। जो कैल्शियम है देखिए मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और कैल्शियम का अगर हम फंक्शन की बात करें तो मैक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग अलोंग विद विटामिन डी। विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम भी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के मेन सोर्सेज की बात करें तो मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, ड्राई फ्रूट्स, लीवर एंड किडनी। फॉस्फोरस सामान्यतः दूध में पाया जाता है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, बाजरा, रागी, ड्राई फ्रूट्स इनमें मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हम नॉन वेज की बात करें तो उसमें लीवर और किडनी के अंदर फॉस्फोरस ज्यादा होता है। अगर हम फॉस्फोरस के फंक्शन की बात करें तो ये मैक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्गर विद कैल्शियम, ये कैल्शियम के साथ हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट आयरन। आयरन के मेन सोर्सेज की बात करें लीवर, किडनी, एग, मीट, ब्लड, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, कर्ड, वेजिटेबल्स, कैरेट, जगेरी। जगेरी गुड़ है। और आयरन का मेन फंक्शन जो है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज, ये ब्लड के फॉर्मेशन में काम में आता है और टिश्यू के ऑक्सीडेशन में काम में आता है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन के मेन सोर्सेज की बात करें सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सी फिश, ब्लैकबेरी, रॉक साल्ट। यानी कि जो रॉक साल्ट यानी जिसे हम ब्लैक साल्ट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर सेंधा नमक भी कहते हैं। सी फूड है यानी जो भी समुद्री भोजन है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयोडीन सबसे ज्यादा होता है। फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, और ये थायरोक्सिन हार्मोन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी जो भी बैलेंस डाइट है वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो उससे विटामिन मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, या फिर मिनरल मेल न्यूट्रिशन हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं ह्यूमन हेल्थ, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर। जो पीने का पानी है, जो पोर्टेबल वाटर है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगर पोर्टेबल वाटर हमें नहीं अवेलेबल हो पाता है या फिर पोल्यूटेड वाटर हम पी लेते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। We humans are exploiting the available limited water sources in such a manner that in the near future we will have water crisis. हम जो इंसान हैं, हम जो वाटर सोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उसका, उसके कारण आने वाले समय के अंदर हमें पानी की कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है, इसे हम वाटर क्राइसिस यानी जल संकट देखने को मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द यूजेबल वाटर कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज। while using the water we are also polluting it। हमारे यूज का सारा जो वाटर है हम ग्राउंड वाटर है, लेक्स है, रिवर्स हैं, इन सभी से प्राप्त करते हैं, और इनको प्राप्त करने के साथ साथ हम इनको गंदा भी कर देते हैं, इनको हम एक्सेस में यूज करते हैं। इन दिस वे वी आर हर्टिंग आवर लाइफ डोनर विथ डबल एज्ड स्वॉर्ड। इस तरीके से हम एक दुधारी तलवार से हमारे जीवन दाता पर हम प्रहार कर रहे हैं। It is useless to discuss about the use of water. If you say water is life, then it would not be an exaggeration.
वाटर के यूजेस पर डिस्कशन करना यूजलेस है। अगर मैं ये कह दूं कि वाटर इज लाइफ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही सही है। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, प्रिपेयरिंग फूड, bathing, washing utensils and clothes, agriculture and industries. Water is the only product found naturally on earth which exists in all three states of matter: solid, ice, liquid water, and gas vapor. The water which we get contains many types of particles and microorganisms. Some of these are useful while the other are harmful for us. हमारी अर्थ पर एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में वाटर है। वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर मिलता है। अब देखिए, जो पानी हमें मिलता है उसमें कई तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। अब ये कुछ तो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। पोर्टेबल वाटर शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: वाटर शुड नॉट हैव विजिबल पार्टिकल्स एंड वेजिटेशन should not have harmful microbes. pH of water should be balanced. Water must have adequate amount of dissolved oxygen. यहाँ पर हम पोर्टेबल वाटर के कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि उसके अंदर कोई भी विजिबल पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, कोई वेजिटेशन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, उसका जो pH है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर एक एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होनी चाहिए। Water helps our body to carry out different responsibilities. All the metabolic activities of the body is carried out by water. अब देखिए, हमारी बॉडी क्या है, बहुत तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो निभाती हैं, और जो वाटर है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज, सारी फंक्शनिंग के साथ साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर भी हेल्प करता है। Therefore, a doctor also suggests us to drink minimum 8 glass of water per day. इसलिए डॉक्टर हमें 8 ग्लास पानी पीने की सलाह देते हैं। देखिए, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 से 4 लीटर पानी की होती है। अगर हम रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी जो है एकदम सही रहती हैं। यू मस्ट ड्रिंक मोर वाटर इफ यू डू मोर फिजिकल वर्क, मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी वर्क in a proper way. If adequate amount of water is drunk, toxic element comes out of the body by drinking 8 to 10 glass of water per day and the body remains disease free. यदि हम फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं तो हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए। सही मात्रा में अगर हम पानी पीते हैं तो बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी प्रॉपर रहता है। रोजाना हमें 8 से 10 ग्लास या मैं कहूँगा 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। Adequate amount of water in the body makes the body healthy and energetic and the body does not feel tired. अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी हेल्थी और एनर्जेटिक होती है और थकान महसूस नहीं करती है। Water maintains adequate amount of fibers in the body that improves our immunity power and susceptibility to disease decreases. वाटर से बॉडी के अंदर फाइबर की जो पर्याप्त मात्रा है वो बनी रहती है, हमारा इम्यून पावर है वो बना रहता है और डिजीज से होने वाला खतरा भी कम रहता है। Unnecessary fat don't get deposited in the body if abundant water is drunk. अगर हम खूब ज्यादा पानी पीते हैं तो बॉडी के अंदर जो फैट है, अननेसेसरी फैट भी जमा नहीं हो पाती है। Sufficient intake of water reduces the chances of any kind of allergy to the body. और पर्याप्त मात्रा में अगर हम पानी पीते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की एलर्जी की पॉसिबिलिटीज हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। In addition to that, infection to lungs, asthma and intestinal disease also do not occur. Adequate amount में पानी पीने से बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है, लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता है, अस्थमा और हमारे इंटेस्टाइन की कोई भी डिजीज नहीं होती है। Regularly drinking a lot of water also avoids the danger of calculus. अगर नियमित रूप से खूब पानी पिया जाता है तो किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम है, कैलकुलस यानी किडनी स्टोन, वो भी नहीं होती है। ड्रिंकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड। और अगर हम पानी खूब मात्रा में पीते हैं तो हमें सर्दी जुकाम भी सामान्यतः नहीं होते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। Many disease grips us
if the potable water is contaminated. These diseases are caused by the presence of pathogenic microorganisms in the water which enter into the body with water. अब देखिए, अगर हमें पोर्टेबल वाटर है वो प्योर नहीं मिल पाता है और हम कंटेमिनेटेड वाटर अगर पीते हैं तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. The main pathogens are virus, bacteria, protozoa and worms. These pathogens cause cholera, dysentery like disease and can easily affect anyone. अगर हम polluted water intake करते हैं तो polluted water के साथ कोई वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके कारण से हमें कॉलेरा, डिजेंट्री जैसी कुछ डिजीज हो जाती हैं. Contaminated water can cause many communicable disease. Communicable disease means ऐसी disease जो person to person spread होती हों. It may also cause dangerous disease like hepatitis, flu, typhoid, jaundice, etc. अब देखिए, contaminated water intake करने से hepatitis जो कि एक लीवर की डिजीज है, फ्लू, टाइफाइड, jaundice यानी कि जिसे हम पीलिया रोग कहते हैं होते हैं. Dracunculosis was once a serious problem in राजस्थान. देखिए, राजस्थान में polluted वाटर के कारण एक डिजीज हुआ करती थी, ड्रैकनकुलोसिस यानी कि नारू रोग. A worm, Dracunculus medinensis, is the causing agent. इस बीमारी का जो कारक है वो Dracunculus medinensis नाम का एक वर्म हुआ करता था. The female always lays its eggs inside water out of the host's human body. देखिए, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस की जो लाइफ साइकिल है, एक तो वाटर के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इस तरीके से चलती रहती थी. ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस के एग से निकलने वाले बेबी को साइक्लोप्स कहते हैं और ये साइक्लोप्स इन्फेक्टेड वाटर जब कोई ह्यूमन इंटेक करता तो वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता और ये जो साइक्लोप्स है ये ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस में कन्वर्ट हो जाता, यानी कि यंग हो जाता और उसके बाद में रिप्रोडक्शन करता. अब ये ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है बॉडी के सॉफ्ट पार्ट से, यानी कि एल्बो से, आर्म पिट से, नी जॉइंट से, यहां से बाहर आता. ठीक है, और ये बड़ा पेनफुल होता किसी भी व्यक्ति के लिए. और जब वह ओपनली वाटर रिसोर्सेज के अंदर बैथिंग करता तो वो वहां पर एग लेइंग कर देता. इस तरीके से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता. This disease is spread to other people if the contaminated water is used for drinking. इस तरीके से ये जो डिजीज है उस contaminated water को यूज करने से फैलती रहती. No patient of dracunculosis has been found after the year 2000. और ईयर 2000 के बाद इस तरीके का कोई पेशेंट नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय नारू अबोलिशन प्रोग्राम. और इस तरीके से एक प्रोग्राम चलाया गया, नारू उन्मूलन कार्यक्रम, नारू अबोलिशन प्रोग्राम. उसके बाद में इसका जो फैलना है वो बंद हो गया. टू स्टॉप इट्स री-एमर्जेंस एंड टू रेस्क्यू फ्रॉम वाटरबोर्न डिजीज, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर्ड, बॉइल्ड एंड कूल्ड बिफोर यूज. Bathing, washing clothes in rivers, ponds should be prohibited and the water reservoirs should be cleaned frequently because healthy tomorrow is where there is healthy water. पानी को देखिए फिल्टर करके, बॉयल करके और उसे ठंडा करके हमें पीना चाहिए. जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं जैसे कि पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, उनके अंदर नहाना, कपड़े धोना, इन सब को अवॉइड करना चाहिए और इनकी सफाई होनी चाहिए क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है. हेल्थी टुमारो इज वेयर देयर इज हेल्थी वाटर. नेक्स्ट टॉपिक इज obesity. In the present scenario, obesity is the worldwide problem. Obesity is generally caused by eating too much and moving too little. If you consume high amounts of energy, particularly fat and sugars, but do not burn off the energy through exercise and physical activity, much of the surplus energy will be stored by the body as fat. And we also says that obesity is a medical condition that occurs when a person carries excess weight or body fat that might affect their health. So,
Obesity is that condition when excessive body fat gets accumulated in the body to the extent that it starts to have harmful effects on health. This could reduce the potential age. Body mass index is the ratio of human weight and height. When the BMI is between 25 to 30 kg per meter square, it is pre-obesity stage, and when the BMI is over 30 kg per meter square, then it is obesity. Obesity is associated with many diseases such as heart disease, diabetes mellitus, sleep apnea, many types of cancer, and osteoarthritis. There are many reasons for obesity. The important ones are obesity and weight gain is due to the imbalance between intake of energy and its use. Eating high fatty food, junk food and synthetic food, less exercise, hypothyroidism, sedentary lifestyle without proper physical work, fat starts to accumulate in the body. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ओबेसिटी है यानी कि जो मोटापा है आज की एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो खराब हो चुकी है और ये वो कंडीशन होती है जब फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती हैं और जो बॉडी के अंदर जो फूड इनटेक है वो ज्यादा होता है और फैट बॉडी के अंदर जमा होने लग जाती है। ओबेसिटी को हम बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा मेजर करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स ह्यूमन वेट और हाइट का रेशियो होता है। अगर ये रेशियो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच हो तो ये प्री ओबेसिटी स्टेज होती है और वहीं अगर ये 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर हम उस कंडीशन को मोटापे वाली कंडीशन कहते हैं। ओबेसिटी के कारण बहुत सारी डिजीज लाइक ऐसे हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती हैं। और अगर हम सामान्यतया बात करें जो ओबेसिटी है वो हमारे फूड इनटेक और एनर्जी के कंजप्शन के बीच का जो बैलेंस है वो अगर डिस्टरबेंस हो जाता है उसके कारण वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। हाई फैटी फूड, जंक फूड, सिंथेटिक फूड और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना, आलस भरी लाइफस्टाइल जीना, इस तरीके से मोटापा बढ़ जाता है और कई बार थायराइड ग्लैंड के कम एक्टिव होने के कारण भी जो ओबेसिटी है वो हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं ब्लड प्रेशर। Pressure exerted on the walls of blood vessels by blood flowing in it is called blood pressure. Arteries are those blood vessels which carries blood from the heart to all the tissues and organs in the body. Blood pressure of a person is expressed in systolic and diastolic like 120 upon 80. Systolic is the above number that shows pressure of arteries when the heart contracts and pumps the blood into arteries. Diastolic is the number below that shows the pressure of arteries when the heart relaxes and its muscles becomes loose. देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर क्या होता है। हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचता है और ये ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। हार्ट से ऑर्गन तक जो ब्लड है वो आर्टरीज के द्वारा जाता है और ऑर्गन से जो वापस जो हार्ट तक ब्लड है वो वेन्स के द्वारा आता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं आर्टरीज वे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनमें ब्लड है जो हार्ट से बॉडी ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचता है। वहीं वेन्स वे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनमें बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यू से वापस ब्लड जो है हार्ट तक आता है। फिर हम डिस्कशन करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है और इसको हम 120 अपॉन 80 के द्वारा मेजर करते हैं। अब देखिए, जब हमारे हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है उस समय ब्लड बहुत तेजी से फ्लो होता है और आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसे ही हम सिस्टोलिक कहते हैं और इसे हम 120 mmHg के द्वारा शो करते हैं। और जिस समय हार्ट की मसल्स रिलैक्स होती है उस समय ये जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है यानी कि 80 mmHg होता है। The systolic blood pressure of a normal person is between 90 to 120 mm mercury level and diastolic blood pressure is between 60 to 80 mm. The equipment used for measuring blood pressure is called sphygmomanometer. Stephen Hales in 1733 measured the blood pressure of horse for the first time
and Kaplan had defined blood pressure in 1983. वो 90 to 120 mmHg के बीच में रहता है, वहीं जो डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 60 to 80 mmHg के बीच में रहता है। और जिस इक्विपमेंट के द्वारा हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं उसे हम स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर किसने मेजर किया, तो देखिए 1733 के अंदर स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले हॉर्सेस के अंदर जो ब्लड प्रेशर को मेजर किया। वहीं 1983 में कॉपलैन ने ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन दी। आप यहाँ पर स्फाइग्मोमैनोमीटर को देख सकते हैं, ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने की एक इक्विपमेंट है। फिर हम डिस्कशन करते हैं लो ब्लड प्रेशर। It is when the blood pressure in your arteries and veins is abnormally low. When the blood pressure is extremely low, then the oxygen and nourishing food don't reach the important organs like heart, brain and kidneys. Thus these organs stop working properly and can damage the organs permanently. अब देखिए लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज और हमारी जो वेन्स हैं उनमें ब्लड का प्रेशर प्रॉपर नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि ब्लड है प्रॉपर फ्लो नहीं होता है। और ब्लड अगर प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो सबसे ज्यादा देखिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर जो है फर्क आएगा। अगर ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगी तो देखिए बॉडी के अंदर एनर्जी भी कम बनेगी, और बॉडी के अंदर अगर एनर्जी कम बनेगी तो बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो हमारी सेल्स की डाउन हो जाती है और एनर्जी प्रॉपर बन नहीं पाती है, जिसके कारण हमारा जो ब्रेन है, हार्ट है या जो किडनी है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती है। अगर लंबे समय तक ये कंडीशन बनी रहे तो ये जो ऑर्गन्स हैं वो परमानेंट डैमेज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं हाई ब्लड प्रेशर। इट इज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरीज। इट इज कॉज्ड बाय एंजाइटी, एंगर, जेलसी, कंफ्यूजन, ईटिंग मोर फूड देन नीडेड, consumption of white sugar, spices, oil, ghee, pickle, sweets, meat, tea, cigarette, alcohol, sedentary life and absence of exercise. Timely diagnosis of high blood pressure is important. अब देखिए ब्लड प्रेशर हाई रहने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एंजाइटी यानी कि हम कह सकते हैं चिंता अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कर रहा हो, एंगर हो यानी कि गुस्सा काफी ज्यादा आता हो, जेलसी यानी कि हर वक्त चिढ़ता रहता हो, ईर्ष्या ज्यादा हो, कंफ्यूजन यानी कि हर वक्त वो भ्रम की कंडीशन में रहता हो, ईटिंग मोर फूड देन नीडेड, जितनी जरूरत नहीं है उससे कहीं ज्यादा खाता हो। इस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे रीजन हैं। इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो भी फूड हैबिट है वो खराब हो, व्हाइट शुगर का ज्यादा प्रयोग करता हो, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, अल्कोहल, और जो है अपन कह सकते हैं कि जो आलस भरी लाइफ स्टाइल वो जीता हो। इसका देखिए समय पर डायग्नोस बहुत जरूरी है। सच पेशेंट शुड ईट फूड कंटेनिंग पोटेशियम लाइक फ्रेश फ्रूट्स, पैक्ड फूड स्टफ शुड बी अवॉइडेड, अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन फूड शुड बी बैलेंस्ड, eat more food item than contain fiber, saturated fats, meat and vegetable ghee should be reduced. In addition, exercise regularly. Walking for 30 minutes is the best exercise. Yoga, meditation, pranayam should be done daily. Smoking and drinking alcohol should be avoided. अब देखिए जो भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उन्हें पोटेशियम युक्त जो है फूड इंटेक करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो डिब्बा बंद जो फूड स्टफ्स हैं उन्हें एकदम से बंद कर देना चाहिए। फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा है उसे बैलेंस्ड करनी चाहिए। फाइबर वाला जो फूड है वो लेना चाहिए। वहीं सैचुरेटेड फैट यानी कि जैसे अगर हम कहें मीट है, वेजिटेबल घी है, पाम ऑयल है, इनको बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम कहें कोई व्यक्ति रोजाना 30 मिनट पैदल चलता है तो वो देखिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपने आप में। इसी के साथ साथ हमें योग, मेडिटेशन और प्राणायाम को करना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन से अपने आप को एकदम बचा लेना चाहिए। अब देखिए अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर में होता क्या है, तो देखिए अगर हम बात करें कि ये हमारी अगर ब्लड वेसल है, इसमें हम मान लें कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इस फॉर्मेट में होता है। इन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है।
अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ब्लड के फ्लो होने में देखिए बैरियर का काम करता है। अब देखिए इस ब्लड वेसल की जो विड्थ है वो देखिए कम हो गई है, तो ब्लड का जो प्रेशर है वो देखिए वॉल पर बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसको फ्लो होने के लिए स्पेस एकदम कम रह गया है। इस तरीके से जो ब्लड प्रेशर है वो काफी हाई हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। Many people start using narcotic substances for illusion of pleasure, but slowly they get addicted to these substances and starts using these intoxicant in more amount. Every intoxicant has its harmful side effects on the human body and makes the person a permanent patient. Some of the intoxicant in common use in the society and their harmful side effects are given below. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो भी नशीले पदार्थ हैं ये हमारी सोसाइटी के अंदर काफी चलन में है, क्योंकि जो व्यक्ति इनको इंटेक करता है वो एक इल्यूजन में रहता है, एक भ्रम में रहता है, उसे लगता है कि आनंद मिल रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट में उसे इकोनॉमिक लॉस और उसे फिजिकल लॉस होता है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमारी यंग जनरेशन इस टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इसी के साथ साथ उसकी जो फिजिकल हेल्थ है और सोसाइटी का जो स्टेटस है, सभी उस व्यक्ति का खराब हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि हमारी सोसाइटी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो काम में अगर लिए जाते हैं, तो वो जैसे गुटखा है, तंबाकू है यानी टोबैको है, अल्कोहल है, ओपियम है और कुछ अदर सब्सटेंस हैं, और मेडिसिन का भी देखिए यूज बहुत सारे लोग जो हैं नशे के रूप में करते हैं। सो वी स्टार्ट द फर्स्ट वन ऑफ दीज, गुटखा. It is prepared from betel nut pieces, katha, lime, synthetic scent, and thin metal sheets. Tobacco is also mixed in some gutka. With the expansion of the pouch culture, it is available in every village and boulder. Ladies and children are also using it openly. Use of gutka not only cause economic loss but also harms physically. Muscles of the jaw becomes hard and the jaw will not open properly. This is due to a disease caused submucous fibrosis. Synthetic product present in गुटखा contain many carcinogenic substances. अब देखिए जो गुटखा है वो सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, सिंथेटिक सेंट, मेटल वर्क, इन सब से जो है प्रिपेयर किया जाता है और इसके अंदर तंबाकू भी मिक्स किया जाता है। अब देखिए जैसे जैसे पाउच कल्चर का एक्सपेंशन हुआ है, ये हमारे गांव और गली तक ये पहुंच गया है। महिलाएं और बच्चे भी इसका देखिए प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। इससे इकोनॉमिक लॉस तो होता ही है, इसके साथ साथ फिजिकल लॉस भी होता है। हमारे जॉ की जो मसल्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं और जॉ जो है वो प्रॉपर ओपन नहीं हो पाता है। इससे जो डिजीज होती है इसे हम सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। इसमें कुछ सिंथेटिक सब्सटेंस मिक्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस वे होते हैं जिनसे कैंसर होता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं टोबैको। Tobacco is obtained from the leaves of the plant Nicotiana tabacum, which belongs to the family Solanaceae. Leaves contain 1 to 8% of alkaloid named nicotine. Tobacco is used in many ways. Majority of people chew it with pan, betel leaf, gutka, or lime. Some inhale its powder or use it like paste to rub on teeth and gums. Tobacco is used in bidi, cigarette, cigar, चिलम, हुक्कास और इन अदर वेज। अब देखिए ये जो तंबाकू है एक निकोटियाना टोबैकम नाम का एक प्लांट होता है और ये सोलेनेसी फैमिली का एक प्लांट है जिसकी लीव्स को ही हम तंबाकू कहते हैं। इसकी लीव्स में 1 to 8% निकोटीन नाम का एक एल्केलॉइड पाया जाता है। लोग इसका प्रयोग बहुत तरीके से करते हैं, जैसे पान के अंदर या गुटखे के अंदर इसका प्रयोग होता है, या फिर चूने के साथ यानी लाइम के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग इसके पाउडर को ही स्मेल करते हैं या और कुछ लोग इसको अपने दांतों और अपने गम्स पर हैं रब भी करते हैं। तो बहुत तरीके से इसका जो है प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ साथ बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का, इन सब में भी अलग अलग तरीके से तंबाकू की लीव्स का जो है प्रयोग किया जाता है। Following are the losses of tobacco use. Chance of mouth, tongue, throat cancer increase by the regular use of tobacco. अगर हम इसका प्रयोग रेगुलर करते हैं तो मुंह, जीभ, गले, लंग्स, इन सब के कैंसर की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। Nicotine present in tobacco thickens the walls of arteries due to which the blood pressure and heartbeat increases. तंबाकू में जो निकोटीन होता है वो हमारी आर्टरीज की वॉल्स को मोटा कर देता है जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है।
The rate of embryo development slows down if tobacco is used by pregnant women during pregnancy period. अब देखिए प्रेग्नेंट वीमन अगर इसका यूज करती हैं तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट आते हैं और वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द सिगरेट्स स्मोक डैमेज रेड ब्लड सेल्स एंड अफेक्ट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ब्लड। और जैसा कि हम जानते हैं सिगरेट बीड़ी आदि के जो धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देती है। The side effect of cigarette, बीड़ी etc. are seen not only on the user but also seen in people sitting beside the user because the nicotine containing smoke in the air reaches their lungs too. That is why legally smoking is prohibited in public places. According to the information received, approximately 60 lakh people dies untimely every year because of tobacco use. Out of these, 50 lakh dies due to use it directly, actively, and 10 lakh dies due to indirect use passively. अब देखिए सिगरेट और बीड़ी के अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इनको सिर्फ और सिर्फ यूज करने वाला ही नहीं उसके पास बैठने वाले को भी लॉस होता है क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन वाला जो स्मोक है वो पास में बैठने वाले के लंग्स में भी इनहेल होता है। अब देखिए यही एक मेन रीजन है कि पब्लिक प्लेस पर जो स्मोकिंग है वो प्रोहिबिटेड है। एक जानकारी के अनुसार विश्व में प्रत्येक वर्ष 60 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू के उपयोग के कारण असामयिक मृत्यु का शिकार हो जाते हैं और इसमें से 50 लाख लोग तो देखिए डायरेक्ट जो है उसका यूज कर रहे होते हैं, वो एक्टिवली पेशेंट हम कह सकते हैं। वहीं 10 लाख जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली या हम कह सकते हैं वो पैसिवली यूज कर रहे होते हैं, यानी कि वो पास में बैठे हैं या इनडायरेक्ट रूप में वो इसका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं अल्कोहल। Alcohol is manufactured in many ways, but the main components in all is ethyl alcohol C2H5OH। अब देखिए अल्कोहल कई तरीके से बनाई जाती है लेकिन जितने भी प्रकार के अल्कोहल होते हैं उन सभी में एथिल अल्कोहल मेन कंपोनेंट होता है। Its percentage is different in different types of alcohol. The trend of consuming alcohol is increasing day by day and its side effects are emerging. Following are the harmful side effects of using alcohol. अब देखिए अलग अलग तरह के अल्कोहल के अंदर एथिल अल्कोहल का परसेंटेज भी अलग अलग होता है। हमारी सोसाइटी में देखिए अल्कोहल का कंजप्शन रेगुलर इंक्रीज हो रहा है और इसके साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल इट रीचेज लीवर थ्रू ब्लड। लीवर कन्वर्ट एक्सेस अल्कोहल इनटू एसिटाल्डिहाइड विच इज पॉइजनस। अब देखिए अल्कोहल की कंजप्शन के बाद में ये ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारे लीवर में पहुंचता है और जहां पर ये एक पॉइजनस सब्सटेंस एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल व्हिच रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आल्सो इंक्रीजेस। अब देखिए अगर अल्कोहल का कंजप्शन किया जाता है तो किसी भी पर्सन का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो एकदम वीक हो जाता है और जिससे जो उसकी वर्क एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज काफी इंक्रीज हो जाती हैं। अगर हम बात करें रोड एक्सीडेंट की तो बहुत सारे रोड एक्सीडेंट के पीछे जो अल्कोहल कंजप्शन जिम्मेदार होता है। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल रिड्यूसेस मेमोरी पावर, अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। अब देखिए अल्कोहल के कंजप्शन से जो हमारी ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो काफी अफेक्टेड होती है, हमारा नर्वस सिस्टम इससे अफेक्टेड हो जाता है क्योंकि बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहता ही नहीं है। Alcohol causes fatty liver disease which has an effect on the synthesis of protein and carbohydrates. देखिए अल्कोहल के कारण फैटी लीवर डिजीज हो जाती है, यानी कि जो लीवर है वो काफी फैटी हो जाता है और इसके कारण जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो सिंथेसिस है वो काफी इफेक्टेड हो जाता है। Due to its use, the economic condition of a person falls and it also hurts the person's social status. अब देखिए अल्कोहल कंजप्शन से व्यक्ति की इकोनॉमिकल कंडीशन है वो काफी वीक हो जाती है, उसका सोशल स्टेटस है वो काफी खराब हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं ओपियम, पेपेवर सोमनिफेरम। ओपियम इज द ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम्स कैप्सूल। द लेटेक्स कंटेन अबाउट 30 टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड्स, among them morphine, codeine, nicotine, somniferine and papaverine are main. Morphine and codeine are used to make painkiller medicines, that's why it is cultivated.
Many people use opium and its toxic product heroin to get the feeling of peace and happiness. Offering opium is a common custom in the rural areas on occasion of mourning or happiness. अब देखिए, अगर हम अफीम की बात करें तो अफीम जो है पेपेवर सोमनिफेरम नाम के प्लांट के कच्चे जो फ्रूट होते हैं उसके लेटेक्स को ड्राई करने से बनता है। इस लेटेक्स में 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इनमें अगर हम बात करें मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन और पेपेवेरिन जो है मेन होते हैं। मॉर्फिन और कोडीन जो है वो पेन किलर बनाने में काम में लिए जाते हैं, इसी कारण से इनको उगाया जाता है। शांति और आनंद के एक्सपीरियंस को लेने के लिए अफीम और उससे बने हुए जो प्रोडक्ट है जैसे कि हेरोइन का जो उपयोग है वो किया जाता है। अब देखिए, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो खुशी और गम के मौके पर इसके मनुहार करने की प्रथा आज भी जो मौजूद है। अब देखिए, यहाँ पर आप ओपियम कैप्सूल को देख पा रहे हो। Many mothers in rural areas gives opium to their small children for sleeping. अब देखिए, अगर हम बात करें गांवों की तो गांवों में कई महिलाएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए उन्हें अफीम खिला देती हैं। Whatever the reasons may be, use of opium make a person addicted. Initially less quantity is taken, but gradually the person is forced to increase its quantity. Many people are addicted to drinking boiled opium dried capsule. A person continue to remain sick because of his decreased immunity power. Ultimately, the person dies untimely. Doctors and NGOs can help to overcome this habit. अब देखिए, होता क्या है, जब कोई भी व्यक्ति ओपियम का यूज करना स्टार्ट करता है तो इनिशियली लेवल पे उसे कम मात्रा की जरूरत होती है, फिर वो एडिक्टेड हो जाता है और उसे फिर ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है। सामान्यतः अफीम के जो भी कैप्सूल होते हैं इनको बॉईल करके पिया जाता है। अलग अलग तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं लोग। इन टॉक्सिक सब्सटेंस के रेगुलर यूज से व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर डिक्रीज हो जाती है और वो बीमार रहने लगता है और असामयिक मृत्यु का शिकार हो जाता है। डॉक्टर्स और एनजीओज की हेल्प लेकर के कोई भी व्यक्ति अपनी इन गलत आदतों को छोड़ सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस। कोकीन, कैनाबिस, चरस, हैम्प, हशीश, LSD, lysergic acid diethyl amide, etc. are also intoxicant in trend. Young people start to use these for many reasons or get caught in this. Distance from family, increased criminal tendency, physical and mental weakness are the harmful side effect of using these products. अगर हम अन्य नशीले पदार्थों की बात करें, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड आदि अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन में हैं। अब जो हमारी यंग जनरेशन है वो इनका यूज कई कारणों से कर सकती है, अपने फ्रेंड सर्किल के प्रेशर के कारण या बैड हैबिट्स के कारण, और वो इसके चंगुल में फंस जाते हैं। अगर हम इन नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव की बात करें तो देखिए, परिवारों से दूरियां बढ़ जाती है, यानी कि परिवारों से विच्छेदन हो जाता है, क्रिमिनल टेंडेंसी उनमें बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली वो वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं मिसयूज ऑफ मेडिसिन्स। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे ऑन द डिमांड ऑफ इंटॉक्सिकेंट इन साउथ एशिया, इट वाज फाउंड दैट 42% use alcohol, 20% use opium, 30% use heroin, 6% use cannabis, and 18% people use other intoxic substances. According to a report, people are also using doctors prescribed medicines like morphine, pethidine, buprenorphine, propoxyphene, nitrazepam, diazepam as intoxicants. Use of smack has also increased. अब देखिए, अगर हम इन मेडिसिन के मिसयूज की बात करें तो लोग नशे के लिए इन मेडिसिन का भी यूज कर रहे हैं। अब जो दवाइयां डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनका मिसयूज भी लोग नशे के रूप में करते हैं। इन पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात द ट्रेडिशनल कंजप्शन ऑफ ओपियम इज स्टिल continuing, whereas in the northeast part of India heroin injection is taken. अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात करें तो वहां पर अफीम का एक ट्रेडिशनल यूज किया जाता है। वहीं हम अगर हमारे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहां पर हेरोइन का जो इंजेक्शन है वो सामान्यतः चलन में है। Small children use non-traditional substances like acetone, petrol, solvent, oil as intoxicant.
वहीं अगर हम छोटे बच्चों की बात करें जो नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, वो गैर परंपरागत यानी नॉन ट्रेडिशनल, जिनका यूज सामान्यतया नहीं किया जाता है, ऐसे पदार्थ जैसे कि एसीटोन है, थिनर है, पेट्रोल है, सॉल्वेंट ऑयल है, इनको वो यूज करने लग जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रोइंग अप ऑन स्ट्रीट्स इजीली गेट एडिक्टेड टू इंटॉक्सिकेंट एंड अल्कोहल। अब ऐसे बच्चे जो सड़कों पर पल रहे हैं, कचरा बीनने वाले हैं, वो बच्चे जो एजुकेशन से दूर हैं, वो ऐसे नशीले पदार्थों के चक्रव्यूह में जल्दी फंस जाते हैं। दे इनहेल शू पेस्टिंग गम, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, ड्राइड इरेजर्स, मार्कर्स एंड गैसोलीन। अब वे ऐसे सब्सटेंस को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। Trying to be unaware of the truth of the life and their hunger, these intoxicated children busy scary dreams, swelling in lungs, kidney failure, mental illness and the physical and mental problems which are never cured. अब देखिए ऐसे बच्चे जो सड़कों के किनारे पल रहे हैं, वो बच्चे नशे के अंदर अपनी जिंदगी की जो सच्चाइयों से भागते हुए और भूख को भुलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे बच्चे डरावने सपने देखने लग जाते हैं, उनके लंग्स में सूजन, किडनी फेलियर हो जाती है और वो हमेशा के लिए मेंटल इलनेस के शिकार हो जाते हैं। फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए उन्हें हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो भी ये इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस हैं किस प्रकार से हमारी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट है और उसके जो भी दुष्प्रभाव हैं, जो भी साइड इफेक्ट्स हैं। Today, it is a common belief among public that all the things available in the market are adulterated. An anxiety of the public is natural. Havoc of adulteration is more on the item of our daily use. Adulterated food items are in abundance in our country. अब देखिए अगर हम आज के समय में पब्लिक की एक कॉमन बिलीफ की बात करें तो उन्होंने मान लिया है कि मार्केट में जो भी चीजें मिल रही है उनमें कोई ना कोई मिलावट जरूर है। और ये जो पब्लिक की जो चिंता है वो एक देखिए नेचुरल भी है, क्योंकि हमारी डेली यूज की जो भी चीजें हमें मिल रही है वो उन सब में किसी न किसी रूप में हमें मिलावट मिल रही है। अडल्ट्रेटेड घी, मिल्क, ऑयल, टी, स्पाइसेस आर ओपनली सोल्ड इन द मार्केट. If someone gets ill after eating these products, then the condition is even worse because the life-saving drugs are also fake. According to an estimate, around 30 to 40% products are adulterated. अब देखिए मार्केट में जो है नकली घी, दूध, तेल, चाय पत्ती, मसाले सब धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इनको खा करके बीमार अगर पड़ जाए तो देखिए कंडीशन और भी ज्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि जो मेडिसिन हैं वो भी फेक या झूठी या नकली दवाएं मार्केट में मिल रही हैं। Looking at the adulterated food products, we can see that how easily the people who manufacture these products are duping us. अब देखिए अगर हम बात करें तो ये लोग अपने फायदे के लिए किस तरीके से आम जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। First of all, let us take the debated case of the cold drinks. In our country, even the government does not have any information about the standardization of the quantity of elements used in making cold drinks. In fact, the chemicals like linden, malathion and chlorpyrifos mixed in cold drinks are considered responsible for cancer, nervous, reproductive disease and damage the immune system. अब देखिए सबसे पहले आजकल के सबसे चर्चित मामले जो कोल्ड ड्रिंक्स के हैं, अगर उनको माने तो हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले जो भी एलिमेंट हैं उनकी कोई स्टैंडर्ड मेजर ही नहीं है। यहां तक कि गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि कौन सा पदार्थ कितना होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले जो लिंडेन है, डीडीटी है, मेलेथियन है, क्लोरोपाइरिफॉस है, ये सारे के सारे कार्सिनोजेनिक हैं। इनसे हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर या हमारे इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है, ये डैमेज हो जाते हैं। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स, फॉस्फोरिक एसिड इज मिक्स्ड इन इट विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द टीथ. It has the capacity to even dissolve the iron. अब देखिए जब कोल्ड ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसमें फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है और ये फास्फोरिक एसिड जो है हमारे टीथ के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करता है, क्योंकि फास्फोरिक एसिड आयरन तक को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। The chemical ethylene glycol mixed it does not allow the water to freeze even at 0 degree. Commonly it is called as sweat poison. और देखिए इसमें जो एथिलीन ग्लाइकोल जो केमिकल होता है वो पानी को 0 डिग्री से नीचे तक जमने नहीं देता है और इसलिए हम एक आम भाषा में इसे स्वीट पॉइजन भी कहते हैं।
Boric, erythorbic, and benzoic acid collectively increase the acidity of cold drinks, which cause burn in stomach, indigestion, sensation in brain, irritability, and acidity. It also hinders the development of bones. अब देखिए बोरिक एसिड, एरिथॉर्बिक एसिड और बेंजोइक एसिड जो हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स को हाईली एसिडिक कर देते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकाने, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ाहट, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है. 0.4 ppm lead is mixed in cold drinks, which is hazardous for brain, liver, and muscles. Caffeine mixed in it causes insomnia and headache. अब देखिए इसमें 0.4 ppm lead डाला जाता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे ब्रेन, लीवर और किडनी के लिए और हमारी मसल्स के लिए काफ़ी हानिकारक होता है. इसमें जो कैफीन होता है उससे जो नींद नहीं आना और हेडेक की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है. Nowadays, milk too has also become a sample of adulteration in spite of being healthy. It has more ill effects than benefits. People are drinking urea, detergent, soda, poster color, refined oil in the name of milk. Test conducted by the Health Department of UP has brought out an alarming statistics that 25% of the people of the state are drinking useless, adulterated and harmful milk. The condition of edible oil and ghee in the market is also very bad. Seeds of argemone, cheap palm oil are mixed in mustard oil. अब देखिए अगर हम दूध की बात करें तो वो भी हमारे लिए हेल्थी प्रोडक्ट न होकर के सिर्फ और सिर्फ अडल्टेटेड प्रोडक्ट रह गया है. इसके प्रयोग से हमें लाभ की बजाय हानियां ज्यादा हैं. लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं. अब देखिए यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो 25% जो लोग हैं वो घटिया और मिलावटी दूध पी रहे हैं. अगर हम मार्केट में मिलने वाले प्योर घी और ऑयल की बात करें तो देखिए वो भी एकदम अडल्टेटेड प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहे हैं. वहीं अगर हम मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो देखिए मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन मैक्सिकाना सीड की मिलावट की जाती है, जिससे ड्रॉप्सी नामक डिजीज हो जाती है. इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू मिक्स वेजिटेबल घी इन नेटिव घी, ब्रिक पाउडर इन चिली पाउडर, artificial green color on fennel, lead chromate and yellow soil in turmeric, sulfur in chili and coriander, papaya seeds are mixed in black pepper, chemical injection for bringing bright color in fruits and vegetables, lead and copper solution in sprayed for fresh appearances, and silver nitrate is sprayed on cauliflower for whitish color. Khansari dal is mixed in gram and tur dal. Corn flour in gram flour, pulses and rice are artificially polished. Such color are used in sweets which can lead to cancer and can bring deformities. Fake mawa is coming into market. Adulteration in medicines have crossed all the limits. This can be judged from the fact that Mashilkar Committee on the issue of counterfeit drugs and drug exchange has recommended death penalty to the people involved in this type of work. अब देखिए मार्केट में जो भी प्योर घी और तेल है उनकी हालत बहुत खराब है, सब मिलावटी हमें मिल रही हैं. अब अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो सरसों के तेल में आर्जिमोन मैक्सिकाना के बीज मिलाए जाते हैं, जिससे ड्रॉप्सी नाम की डिजीज हो जाती है. अब देखिए चिली पाउडर में जो है ब्रिक्स का पाउडर मिक्स कर दिया जाता है. फेनल के ऊपर जो है आर्टिफिशियल ग्रीन कलर लगा दिया जाता है. अगर हम टर्मरिक की बात करें तो लेड क्रोमेट और जो पीली मिट्टी उसमें मिक्स कर दी जाती है. अगर हम धनिया और मिर्ची की बात करें तो उसमें जो फास्फोरस मिला दिया जाता है. अगर हम काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर की बात करें तो उसमें पपैया के सीड्स मिलाए जा रहे हैं. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश दिखाने के लिए केमिकल के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं. लेड और कॉपर सॉल्यूशन का स्प्रे किया जा रहा है. कॉलीफ्लावर को व्हाइटिश दिखाने के लिए देखिए सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे किया जा रहा है. मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमें प्योर नहीं मिल रहा है. हर कोई प्रोडक्ट जो है हमें मिलावटी ही मिल रहा है. अगर हम बात करें चना व अरहर की दाल की तो उसमें देखिए लोअर क्वालिटी की जो दाल है वो मिक्स कर दी जाती है, यानी खंसारी दाल उसमें मिला दी जाती है. अगर हम बात करें बेसन की तो उसमें देखिए मक्के का आटा मिक्स किया जाता है. दाल और चावल के ऊपर पॉलिश कर दी जाती है. हमारी जो भी स्वीट्स हैं यानी कि जो भी हमारी मिठाइयाँ हैं उसमें ऐसे कलर का यूज किया जाता है जो हमारे लिए कार्सिनोजन है, यानी हमें कैंसर रोग देते हैं और उनसे डीएनए तक डैमेज हो जाता है. मार्केट में नकली मावा ही मिल रहा है और हमारी प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं होती. हमें जो भी मेडिसिन्स मिलती हैं वो भी नकली मिलती हैं. इन नकली दवाइयों यानी डुप्लीकेट मेडिसिन्स की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए माशेलकर कमेटी ने इस तरीके की दवाओं का बिजनेस करने वालों को डेथ पेनल्टी तक रिकमेंड की है.
Now the question arises, what are the legal provision available to overcome this leprosy of adulteration? अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि इस अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए लीगली प्रोविजन हमारे पास क्या है। The truth is that the root cause of the problem is that there is absence of necessary standard in the country. अब देखिए वास्तविक सच्चाई यह है कि हमारी कंट्री के अंदर इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए जो भी स्टैंडर्ड होने चाहिए वो नहीं है। With reference to safe food, the main law in India is Prevention of Food Adulteration Act of 1954. अगर हम सेफ फूड की बात करें तो हमारे देश में सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 ही है। The Rule 65 of this law regulates the adulteration of insecticide and adulteration in food products, but this rule is failing to convict the guilty people because of that people again do the same business after their release. अब देखिए इस लॉ का जो रूल 65 है वो हमारे फूड प्रोडक्ट्स में इंसेक्टिसाइड के मिलावट का रेगुलेशन करता है, लेकिन ये जो रूल है वो दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम ही साबित रहता है। इससे जो लोग पकड़े जाते हैं वो छूट करके दोबारा से उसी बिजनेस में लग जाते हैं। Regardless of how tough the law can be made, deliberately or accidentally weakening the investigation work, the use of money, muscle and political influences and the slow-paced judicial process does not change, nothing is going to happen. अब देखिए हमारे देश में कानून चाहे कितने भी कठोर बना दिए जाएं, लेकिन जब तक कामचोरी रहेगी या जानबूझकर गलती से जांच कार्य को कमजोर किया जाता रहेगा, मुकदमे सही ढंग से नहीं चलाए जाएंगे, धन शक्ति का प्रयोग रहेगा, राजनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल होता रहेगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। If the government is really determined to stop adulteration, then there is no two opinion that is cannot be stopped. The requirement is just a solid policy and the proper implementation of it. अब देखिए अगर हमारी गवर्नमेंट वाकई में चाहती है कि मिलावट को रोका जाए तो उसे सबसे पहले अच्छे कानून बनाने होंगे और उसके बाद में उसे अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंटेशन उसका करना होगा, और जो भी मिलावटखोर हैं उन्हें वास्तविक रूप से दंडित करना होगा, तभी जाकर के मिलावट रुकेगी। ये सारी की सारी हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।